अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 12वीं किस्त कब्र की आवाज का दूसरा हिस्सा। अंबर ने जंगल में अपने दोस्त को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नागफनी का कहीं कोई सुराग न मिला। नाउम्मीद होकर वो वापस सराय के बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गया कि शायद उसका दोस्त वहां पहुंच जाए, लेकिन नागफनी उससे पहले अंबर को जलती हुई सराय में देखकर वापस जा चुका था। अंबर उसे नहीं मिल सका था। नाग ने वहां से सीधा पुरस्रार सपेरे के झोंपड़े का रुख किया। वो उसकी बेटी रानी को बता देना चाहता था कि उसने उसके बाप को हलाक कर दिया है, और महज इसलिए हलाक कर दिया कि उसने उसे जलाकर मार डालने की कोशिश की थी। उस वक्त शाम हो गई थी और शहर के मकानों में चिराग जलने लगे थे। दूर से नागफनी ने सपेरे की झोंपड़ी में भी चिराग की रोशनी देखी। उसकी बेटी सांपों को शहद डाल रही थी और अपने बाप के इंतजार में परेशान हो रही थी। नाग को आते देखकर उसने पूछा, भाई क्या तुमने मेरे बाप को देखा है? नाग ने कहा, हाँ मैंने उसे हलाक कर डाला। उसकी लाश के टुकड़े तालाब के किनारे बिखरे पड़े हैं और चील कौवे खा रहे हैं। रानी ने चीख मारकर नाग का मुंह नोचना शुरू कर दिया। नाग ने उसे पकड़कर एक तरफ बिठाया और उसे बताया कि किस तरह उसके बाप ने सराय में आग लगाकर उसे जान से मार डालने की कोशिश की और फिर किस तरह वो जान बचाकर वहां से भागा। मैं तुम्हें सिर्फ यही नहीं कहने आया कि तुम्हारे बाप को मैंने मार डाला, बल्कि मैं ये भी बताने आया हूँ कि मेरे कत्ल की साजिश में तुम भी अपने बाप की बराबर की शरीक थी, और अगर अपने बाप के साथ तुम होती तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर देता। अब भी अगर तुमने मुझसे अपने बाप का बदला लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जंगल में ले जाकर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मकार औरत सपेरन थी। उसे एहसास हुआ कि वो एक बड़े ही खतरनाक सांपों के सरदार के सामने बात कर रही है। फौरन नरम पड़ गई और लजाजत से बोली, मुझे माफ़ कर दो ए अजीम सांपों के सरदार। मेरे बाप ने सख्त गलती की जो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। मेरा बाप लालची था, उसे अपने लालच की सजा मिल गई, मगर तुम भी तो उसकी साजिश में शामिल थी। ये मेरी मजबूरी थी। मेरे बाप ने मुझे मजबूरन अपने साथ शामिल करा लिया था, वरना मैं ऐसा नहीं चाहती थी। चलो जो कुछ भी हुआ, अब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि आइंदा से अगर तुमने कोई खतरनाक साजिश की तो तुम्हारा अंजाम ही अपने बाप जैसा होगा। हरगिज़ नहीं मेरे भाई, हरगिज़ नहीं। नाग जाने लगा तो मकार औरत ने हाथ जोड़कर उसे रोक लिया और कहा, अच्छे भाई मैं अकेली झोंपड़े में नहीं रह सकती। मुझे डर लगेगा मेरा बाप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। सिर्फ आज की रात मेरी झोंपड़ी में रह जाओ, कल मैं यहाँ से अपनी खाला के यहाँ चली जाऊँगी, फिर तुम भी चली जाना तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। नाग का दिल नरम पड़ गया। सिर्फ एक रात के लिए मैं ठहर जाता हूँ, तुम्हारी मेहरबानी है मेरे भाई। मकार औरत बड़ी खुश हुई कि उसके बाप का कातिल एक रात के लिए झोंपड़ी के अंदर रुक गया। वो उससे अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहती थी। उसके चालाक दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा था। वो रात बड़ी डरावनी और तूफानी थी। सिकंदरिया के आसमान पर काले काले बादल छाए थे और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंबर को जब सराय के बाहर बैठे शाम हो गई और उसका नाग दोस्त वापस ना आया तो वो जलती हुई सराय से निकलकर शहर से बाहर वीरान और उजड़े हुए अहराम में आ गया। यहाँ हज़ारों साल पुरानी कब्रें थीं जो ऊंचे पहाड़ों और अहरामों के अंदर गारों में बनी हुई थी। वो एक टीले के पास भटक रहा था कि आसमान पर बादल छा गए और तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस तूफान से बचने के लिए अंबर एक अहराम के अंदर पत्थरों के बीच में एक पुरानी कब्र के पास आकर बैठ गया और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसे रात इसी जगह गुजारनी पड़े, क्योंकि तूफान बड़ा ज़बरदस्त था। बारिश का पानी अहराम के अंदर आना शुरू हो गया और हवाओं की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। अंबर गार के अंदर कब्र के चबूतरे पर पत्थरों से टेक लगाकर बैठ गया। उसे कदीम मिस्र में गुजरा हुआ अपना बचपन याद आने लगा। यही वो इलाका था जहाँ खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था। इसी जगह उसने शाही महलों में परवरिश पाई थी और अब पुराने बादशाहों की कब्रों के पास बेयारों मददगार पड़ा था। बाहर बादल जोर से गरज रहे थे और हवाएं अहराम के पत्थरों से टकराते हुए शोर पैदा कर रही थी। एकाएकी अंबर को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे आवाज़ दी हो। वो चौकन्ना हो गया, इधर उधर देखने लगा। गार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन वही आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अब कि उसने साफ तौर पर सुना कि किसी ने उसे पुकारा था। आवाज़ गार के अंदर से या शायद जिस कब्र पर बैठा था उसके अंदर से आ रही थी। अब उसने कान आवाज़ पर लगा दिए। तीसरी बार आवाज़ उसे फिर सुनाई दी, अंबर अंबर, तूफ़ान की हवाएं तुम्हें मुबारक हों, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। कोई और होता तो वो डर कर भाग जाता, लेकिन अंबर को कभी डर या खौफ नहीं लगा था। उसने महसूस किया कि आवाज़ कब्र के अंदर से आ रही है, मगर कब्र के अंदर से आवाज़ कैसे आ सकती है। उसने कब्र के पत्थर पर कान रखे और एक मरतबा फिर आवाज़ सुनाई दी और कब्र के अंदर से ही आवाज़ आ रही थी। अब अंबर के लिए शक करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही।
कब्र के अंदर कौन हो सकता है? क्या किसी की भटकी हुई रूह है? क्योंकि आवाज़ औरत की थी। अंबर, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो इसे अपनी जगह से हटा दो, मुझे यहाँ से निकालो। अंबर समझ गया कि ये कोई ऐसी रूह है जिसको ज़बरदस्ती दफन कर दिया गया है। उस ज़माने में रवाज था कि बादशाहों और मलका के साथ उनके ग़ुलामों और कनीज़ों को भी ज़िंदा दफन कर दिया जाता, इस ख्याल के साथ कि बादशाह या मलका को अगली दुनिया में जाकर नौकरों की ज़रूरत होगी। मरे हुए बादशाह के साथ ही ज़िंदा ग़ुलाम या कनीज़ को जंजीरों से बांधकर बाहर से कब्र को बंद कर दिया जाता। वो बेचारा या बेचारी अंदर ही दम घुटने से हलाक हो जाते। ये कोई ऐसी रूह थी जो आज़ाद होना चाहती थी। अंबर ने उठकर कब्र के पत्थरों को चारों तरफ से गौर से देखा। ये चौकोर पत्थरों के टुकड़े थे जिनकी दरारों में जगह जगह खुश्क घास उगी हुई थी। उसने दो एक जगहों से पत्थर हिलाए तो एक पत्थर अपनी जगह से ज़रा सा खिसक गया। अंबर ने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद पत्थर बाहर निकल आया। अंदर से ठंडी और नमदार हवा का झोंका बाहर निकला। उस हवा में मोम और काफूर की बू थी। अंबर समझ गया कि यह किसी अमीर औरत की कब्र है जिसके अंदर उसकी किसी चहेती खिदमतगार कनीज़ को भी जिंदा दफन कर दिया गया। उसने कोशिश करके पत्थर और हटा दिए। अब वहाँ सुराख बन गया। अंबर ने नीचे झांक कर देखा। कब्र के अंदर पत्थर की सीढ़ियाँ नजर आ रही थी जो नीचे उतर रही थी। वो सोच में पड़ गया कि अंदर जाए या ना जाए। बाहर तूफान बड़े ज़ोरों पर था। तूफानी हवाएं चीख चीख कर शोर मचा रही थी और बारिश हो रही थी। अंबर को एक बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी, अंबर, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ, मेरा दम घुट रहा है। अंबर ने रब्बे वाहिद का नाम लिया और कब्र के अंदर उतरने लगा। पत्थरों के हट जाने से अंदर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। अंबर सीढ़ियाँ उतरकर एक छोटे से सहन में आ गया। पत्थरों की नीची छत के साथ लगे हुए छोटे छोटे कितने ही सतून खड़े थे। ज़मीन पर रेत ही रेत थी। दरमियान में किसी मम्मी का एक ताबूत पड़ा था जिसके सिरहाने मर्तबानों में गंदम और बादाम पड़े थे। ताबूत के ऊपर एक शमादान रखा था जो जाने कब का बुझ चुका था। अंदर अंधेरा छा रहा था। अंबर ने दीवार के साथ एक मशल देखी। उसने जेब से पत्थर निकालकर उन्हें रगड़ा और मशल जला दी। उसकी रोशनी में अंबर को चारों तरफ मुर्दे की चीज़ें पड़ी हुई नजर आईं। उसका सिंगार दान, उसके कपड़े, उसकी मसहरी, संदूक, जूते और तीर कमान और रात को पहनकर सोने का लिबास। उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। ये पुराने मिस्र की किसी अमीर ज़ादी का ताबूत था जिसके साथ उसकी किसी चहेती कनीज़ को दफन कर दिया गया। मगर सवाल ये था कि कनीज़ का ढांचा कहाँ था। मशल की रोशनी में वो ताबूत पर झुककर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि उसे कनीज़ की आवाज़ फिर सुनाई दी, अंबर, अंबर, मैं यहाँ हूँ। ये आवाज़ सहन के दूसरी जानिब से आ रही थी। अंबर उस तरफ आ गया। उसने देखा कि एक सतून के साथ हड्डियों का ढांचा जंजीरों से बंधा हुआ था। वो आगे को झुका और लोहे के जंजीरों ने उसे चारों तरफ से लपेट रखा था। अंबर उस ढांचे के पास जाकर खड़ा हो गया। एक तकलीफ देह आवाज़ फिर सुनाई दी, मुझे आज़ाद कर दो, मेरी हड्डियों को ये लोहा काट रहा है, मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ। अंबर ने आगे बढ़कर लोहे की जंजीरों को अपनी तरफ खींचा मगर वो बड़ी मजबूत थीं। उसने ज़मीन से पत्थर उठाकर और जंजीरों को तोड़ने लगा। काफ़ी देर की कोशिश के बाद उसने सारी जंजीरों को तोड़ दिया और हड्डियों के ढांचे को बड़े आराम से पकड़कर ज़मीन पर लिटा दिया। उसे गहरा इत्मीनान का सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा एहसान मैं किस तरह भुला सकूंगी अंबर, तुमने मुझे एक ऐसे अजाब से बचा लिया जिसमें मैं हज़ारों साल से मुब्तला थी। ये उसी भटकी हुई रूह की आवाज़ थी। अंबर ने गौर से ढांचे को देखा और कहा, तुम किसकी रूह हो और यहाँ 1000 बरस से तुम्हें किसने कैद कर रखा था? रूह ने कहा, मेरा नाम अंबर कारमीला है। मैं आज से 1000 बरस पहले के मिस्र में एक अमीर कबीर खातून यूहन्ना की चहेती कनीज़ थी। आज से 1000 बरस पहले तुम एक बार हमारी हवेली में दावत पर आए थे। शायद अब तुम्हें याद ना हो मगर मुझे याद है और मैंने तुम्हें एहराम के अंदर दाखिल होते पहचान लिया। मैंने अपनी मालकिन से वादा ले रखा था कि उसके मरने के बाद मैं उसके साथ दफन नहीं होंगी, लेकिन उसके खावंद ने मुझसे धोखा किया। जब वो खातून यूहन्ना मर गई तो मुझे किसी बहाने इस एहराम में बुलाकर ऊपर से कब्र का मुंह बंद कर दिया। मैं इस एहराम के अंदर भटकती और चीखती फिरी मगर मेरी आवाज़ फिर बाहर नहीं जा सकती थी। फिर मैं मर गई। उससे अगले रोज़ कब्र का मुंह खोलकर कुछ लोग आए और मुझे सतून के साथ जकड़ कर चले गए। जब से लेकर आज तक 1000 बरस गुजर चुका है। उस वक्त से मेरी रूह इस कब्र के अंदर भटक रही है। देवताओं का करम हुआ कि तुम इधर आ निकले और तुमने मेरी रूह को एक खौफनाक अजाब से निजात दिलाई। अंबर ने कहा, कारमिला, मुझे याद नहीं कि आज से 1000 बरस पहले मैं तुम्हारी मालकिन की हवेली में आया था। खैर, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये बताओ कि तुम एक रूह होकर इतनी कमज़ोर क्यों होकर रह गई थी कि इस कब्र के सुराख से बाहर ना निकल सकी? रूह ने आह भरकर कहा, अंबर, काश मैं तुम्हें रूहों की दुनिया के बारे में कुछ ज़्यादा बता सकती। मैं इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या कह सकती हूँ कि रूहों की दुनिया का एक पुरस्रार दुनिया है। यहाँ अगर मैं इतनी आज़ाद हो सकती हूँ कि मिस्र से लेकर चीन तक आज़ादी से उड़ती फिरूँ, तो इतनी पाबंद भी हो सकती हूँ
कि इस कब्र के तंग सुराख से 1 इंच ऊपर उठना भी मेरे लिए मुहाल हो जाए। अंबर ने पूछा, क्या इस अजाब की जिम्मेदारी तुम्हारी मालकिन पर आती है? नहीं अंबर, उसकी जिम्मेदारी मालकिन के खाविंद पर आती है, जिसने अपनी बीवी के अगले जहान का आराम का ख्याल करते हुए एक बेगुनाह कनीज़ को जिंदा दफन कर दिया। काश मैं उसकी रूह से इंतकाम ले सकती। क्या तुम्हारे मालिक की कब्र भी इसी गार के अंदर है? नहीं, उसकी कब्र यहाँ से 2 रात के सफ़र पर एक टीले में है, लेकिन इतनी मुद्दत गुजर जाने पर उसकी कब्र का नामो निशान मिट चुका है और ख़ुद उसकी रूह भटकती हुई इतनी दूर निकल गई कि अगर मैं उसकी तलाश शुरू कर दूं तो क़यामत तक उसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी मौत कब लिखी है? अंबर के इस सवाल पर जैसे ही गार में एक गिड़गिड़ाहट के साथ जलजला आ गया। रूह ने सरगोशी की आवाज़ में कहा, ऐसा फिर कभी ना पूछना, ये एक राज है, एक दुआ का राज या शायद बद्दुआ का राज। मेरी जुर्रत नहीं कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं। अंबर ने सर झुका लिया और हड्डियों के ढांचे पर नज़र डालकर कब्र के दहाने की तरफ आ गया। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसे पीछे से रूह की आवाज़ सुनाई, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी रूह को 1000 बरस के अजाब से निजात दिलाई है। मैं तुम्हारी कनीज़ बन गई हूँ। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो ये लो मेरी अंगूठी, इसे मुसीबत के वक्त चूम लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी और तुम्हारी मदद करूँगी। फिर तुम्हें मेरी ताकत और आज़ादी का एहसास हो जाएगा। इस आवाज़ के साथ ही खटाक से चांदी की एक अंगूठी अंबर के कदमों के पास आ गिरी। अंबर ने अंगूठी उठा ली। उसके अंदर स्याह रंग का एक नग जुड़ा हुआ था, जिस पर पुराने मिस्री अंदाज में कोई नक्श बना हुआ था। अंबर ने अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहन ली और कहा, कार्मिला की रूह तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन देवी बिल्तीस की रूह मेरी हर मुश्किल में काम आती है। कार्मिला की रूह ने कहा, अंबर तुम बिड़ ठीक वक्त पर मेरे पास आए हो, क्योंकि अब देवी बिल्तीस की रूह तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। वो इन आसमानों से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसे तुम्हारी आवाज़ कभी नहीं आ सकेगी। तुम कोशिश करके देख सकते हो, मैं जा रही हूँ। जब तुम मुझे बुलाओगे तो तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगी। अंबर को फिजा में हवा के तेज़ झोंके की आवाज़ सुनाई दी और फिर कब्र के अंदर गहरी खामोशी तारी हो गई। वो कब्र के अंदर से बाहर निकला और उसने कब्र के मुंह को पत्थरों से अच्छी तरह बंद कर दिया। बाहर रात ढलने लगी और आसमान पर सुबह का नीला शफाफ नूर नमदार हो चुका था। अंबर को वक्त का बिल्कुल एहसास ना हो रहा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने रूह के साथ एक पल के लिए गुफ्तगू की, लेकिन बाहर पूरी रात गुजर गई थी। वो एहराम के गार में से बाहर निकल आया और उसने शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब ज़रा ये कहानी भी सुनिए कि अंबर के दोस्त नाग के साथ रात को क्या गुजरी। सपेरे की बेटी ने नाग से अपने बाप की मौत का बदला लेने की ठान रखी थी, इसीलिए उसने उसे मजबूर कर दिया था कि वो रात वहीं झोंपड़े में गुजारे। नाग उसकी चकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसने झोंपड़े में रात बसर करने का फैसला कर लिया। ये रात बड़ी तूफानी रात थी। आसमान पर गहरे गहरे बादल छा गए और ज़बरदस्त बारिश होने लगी। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। परिंदे अपने घोंसलों में दुबक गए। सपेरे की बेटी रानी ने नाग को झोंपड़े के अंदर बिस्तर बिछा दिया और ख़ुद दूसरे झोंपड़े में लेट गई। आधी रात को जबकि पूरे तूफान ज़ोरों पर था, उसने उठकर दबे पांव उन पटारियों की तरफ चलना शुरू कर दिया जहाँ जहरीले सांप रखे थे। उन सांपों में एक ऐसा सांप था जिसके मुंह से सांस के साथ आग के शोले बुलंद होते। रानी ने सांप पटारी से निकालकर अपने बाजू के इर्द गिर्द लपेटा और नाग की झोंपड़ी की तरफ आ गई। बारिश बड़े जोरों से बरस रही थी। वो झोंपड़े के अंदर दाखिल होकर नाग के सिरहाने की तरफ आ गई। उसके बाप का कातिल उसके सामने लेटा हुआ था। उसे नाग के खराटों की आवाज़ें सुनाई दी। आग वाले सांप के बारे में उसे मालूम था कि उसका कांटा पानी नहीं मांगता। उसे नाग के बारे में इल्म नहीं था कि वो भी सांपों का सरदार है और 200 बरस तक जिंदा रहने के बाद इंसानी शक्ल में आया है। उसने कलाई में से सांप उतार कर उसे नाग की गर्दन पर छोड़ दिया। सांप ने फुनकार मारकर 3 मरतबा नाग की गर्दन पर डस दिया। नाग ये सब कुछ देख रहा था। वो रानी को भी कुछ दिखाना चाहता था। सांप ने डसते ही जैसे कलाबाजी खाई और मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। रानी ने परेशान होकर ज़मीन पर से मुर्दा सांप को उठाकर देखा। नाग ने उठकर फुनकार मारी और एकदम से सांप के रूप में रानी के सामने आ गया। रानी दहशत से पत्थर बनकर उसे देखती रह गई। सांप ने फुनकार मारकर कहा, बोलो, अब तुम्हारे साथ भी वही सलूक ना करूं जो मैंने तुम्हारे बाप के साथ किया। सपेरे की बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, ऐ सांपों के बादशाह, मेरी खता माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने बाप की मोहब्बत में तुझे मारने पर तैयार हो गई। अगर मुझे इल्म होता कि तुम सांपों के शहनशाह हो तो मैं कभी ऐसा इरादा न करती। मुझसे जो कुछ होना था ना समझी में हुआ, मुझे माफ़ कर दो। नाग ने फुनकार मारी और एक बार फिर इंसानी शक्ल में आ गया। उसने रानी की कलाई पकड़कर कहा, ऐ बदबख्त औरत, तूने अपनी बाप की मोहब्बत का जिक्र किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, वरना तुम्हारा जुर्म इतना घिनौना है कि मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर देता।
नाग ने रानी का हाथ जोर से झटक कर उसे परे कर दिया। आसमान पर तूफान का जोर थम गया, बारिश रुक गई और सुबह का उजाला फैलने लगा। नाग ने कहा, मेरे झोंपड़े से निकल जा और अपनी मनहूस शक्ल लेकर दूर हो जा, फिर कभी मुझको अपनी शक्ल ना दिखाना, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रानी उठकर वहां से निकल गई। वो देवताओं का शुक्र बजा ला रही थी कि उसकी जान बच गई। वो थर थर कांप रही थी। नाग की ताकत का अंदाजा उसे हरगिज नहीं था। वो अपने बिस्तर पर लेट गई और उसने फैसला कर लिया वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देगी, जहाँ उसके बाप का कातिल रहता है और जिससे वो अपने बाप के कत्ल का बदला नहीं ले सकती। दिन चढ़ते ही नाग झोंपड़े से निकलकर शहर में आ गया। वो अंबर को तलाश करने लगा। उसने शहर का कोना कोना छान मारा, मगर उसे अंबर का कहीं अता पता न चल सका। वो बड़ा हैरान था कि आखिर अंबर कहाँ गुम हो गया। चलते चलते वो उस जगह पहुंच गया जहाँ शाही महल के पिछवाड़े एक शाही अखाड़ा था। उस अखाड़े में खेल तमाशे होते थे और उन मुजरिमों को भूखे शेरों के आगे भी डाला जाता जिन्होंने बादशाह के खिलाफ कोई भयानक जुर्म किया हो। नाग ने देखा कि लोग बड़ी तादाद में शाही अखाड़े की तरफ चले जा रहे हैं। उसने सोचा कि कोई खास खेल तमाशा हो रहा होगा। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यहाँ क्या होने वाला है? उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम परदेसी हो? नाग ने कहा, हाँ भाई, मैं इस शहर में परदेसी हूँ। आदमी ने कहा, आज इस अखाड़े में एक ऐसी औरत को भूखे शेरों के आगे डाला जा रहा है जिसने बादशाह के शाही बावर्ची खाने से रोटी चुराई थी। उसने ऐसा क्यों किया था भाई? आदमी ने जोर से कहका लगाकर कहा, कहते हैं कि वो औरत और उसके बच्चे भूखे थे और वो औरत अपने बच्चों के लिए रोटी चुराने आई थी। नाग ने कहा, तो ये इतना खौफनाक जुर्म तो नहीं कि उस बेचारी को भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाए? उस आदमी ने चीख कर कहा, लोगों सुनो, देखो ये क्या कह रहा है, ये भी बागी है, इसे भी भूखे शेरों के आगे डाल दो। नाग ने मामला बिगड़ते देखा तो चुपके से वहां से खिसक गया। वो भी लोगों के साथ चलता हुआ अखाड़े के बड़े दरवाजे में से दाखिल होकर अंदर आ गया। यहाँ हजारों बल्कि लाखों लोग तमाशा देखने के लिए जमा थे। उसने सुना लोग कह रहे थे कि इस औरत का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इसने किसी आम घर से रोटी चुराने के बजाय बादशाह के बावर्ची खाने से रोटी चुराने की कोशिश की। नाग को उस औरत पर बड़ा तरस आया, जो बेचारी महज इसलिए हलाक की जा रही थी कि उसने भूख से तंग आकर अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए रोटी का एक टुकड़ा चुरा लिया था। उसने मजलूम औरत की मदद करने का फैसला कर लिया। अब उसने लोगों से बातों ही बातों में ये मालूम कर लिया था कि वो औरत इस वक्त कहाँ होगी। मालूम हुआ कि वो औरत इस वक्त अखाड़े के एक हिस्से में कोठरी में बंद है। नाग पूछते पूछते उस कोठरी की तरफ चल पड़ा। कोठरी के बाहर रोमन सिपाहियों का बड़ा जबरदस्त पहरा था। एक जानिब वो औरत कैद थी और दूसरी जानिब लोहे के पिंजरों के अंदर दो बड़े ही खूनखार भूखे शेर बेचैनी से टहल रहे थे। भूख ने उनको बदहाल कर रखा था और वो उस वक्त के मुंतजिर थे जब उनके आगे किसी इंसान को डाला जाए और उसे चीर फाड़ कर खा जाए। नाग खिसकते खिसकते कोठरी की दीवार की उस तरफ आ गया जहां एक सुराख में से रोशनी और हवा कोठरी के अंदर जा रही थी। नाग ने जब देखा कि उसे कोई नहीं देख रहा तो वो सांप का रूप बदलकर दीवार पर चढ़कर सुराख में से अंदर दाखिल हो गया। अंदर पत्थर के चबूतरे पर एक परेशान हाल औरत बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। नाग दीवार पर से उतरकर उसके पीछे आ गया और हल्की सी फुनकार मारकर एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने कहा, बहन, मुझे देखकर घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए देवताओं की तरफ से भेजा गया हूँ। बदनसीब औरत ने सर उठाकर नाग को देखा तो हैरान होकर रह गई कि इतने कड़े पहरे में वो अंदर कैसे आ गया। जब नाग ने उसे यकीन दिलाया कि वो देवताओं की तरफ से आया है तो औरत ने रोते हुए हाथ बांधकर कहा, ऐ मुकद्दस देवता, मुझे इन जालिमों के चुंगल से बचा ले। मेरे भूखे बच्चे मेरे बगैर बिलक बिलक कर मर जाएंगे, मेरे बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। नाग ने कहा, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, तुम बेफिक्र रहो, मैदान में आ जाना, भूखे शेर तुम्हारा बाल बेका ना कर सकेंगे, लेकिन वो तो मुझे फाड़ कर खा जाएंगे। औरत ने कहा, अरे वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, मैं जाता हूँ, अब तुम्हारी मुलाकात मैदान में होगी। नाग सांप बनकर दोबारा कोठरी के रास्ते बाहर निकल गया। अखाड़े का मैदान तमाशाइयों से खचाखच भर चुका था, कहीं भी तिल धरने को जगह न थी। लोग शहर के गवर्नर डेविस का इंतजार कर रहे थे। जब गवर्नर आ गया तो लोगों ने तालियां बजाकर और शोर मचाकर तमाशा शुरू करने को कहा। गवर्नर ने हाथ उठाकर तमाशा शुरू करने का हुक्म दिया। उसके हुक्म के साथ ही खूनी तमाशा शुरू हो गया। सबसे पहले औरत को कोठड़ी खोलकर उसे एक लकड़ी की चौकी पर बिठलाकर मैदान में लाया गया। रेत के मैदान में बेचारी औरत को बिठाकर सिपाही वापस भाग गए। हर तरफ सन्नाटा तारी था। अब शेरों के पिंजरे के खुलने का इंतजार था। औरत थर थर कांप रही थी। उसे देवताओं की इमदाद का यकीन भी था और नहीं भी यकीन था। इतने में गवर्नर डेविस ने दूसरी बार हाथ से इशारा किया। मतलब ये था कि बदकिस्मत औरत पर भूखे शेरों के पिंजरे खोल दिए जाएं। सिपाहियों ने इशारा पाते ही दोनों भूखे शेरों का पिंजरा खोल दिया। शेर दहाड़ते हुए मैदान में आ गए और इंसान की बू सूंघकर औरत की तरफ लपके। सब लोग दम बखुद रह गए। अब वो औरत को शेरों के जबड़ों में चीरे फाड़े जाने का तमाशा देखने को बेताब थे कि इतने में एक धमाका हुआ और एक बहुत ही बड़ा टीले जितना जंगली वहशी हाथी झूमता हुआ वहां नमदार हुआ और शेरों की तरफ लपका। शेर ठिठक गए। एक शेर ने हाथी पर हमला कर दिया।
हाथी ने एक तरफ घूमकर अपनी सूंड का लठ घुमाया और पूरी कुवत से शेर के सर पर दे मारा। शेर की खोपड़ी पाश पाश होकर उसकी गर्दन में धंस गई और वो वहीं गिरकर मर गया। लोगों में शोर मच गया कि ये हाथी कहाँ से आ गया। गवर्नर डेविस और सारे दरबारी और उनकी बेगमात ताज्जुब से हाथी को देख रही थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये हाथी एकदम कहाँ से आ गया और कैसे आ गया। सिर्फ उस भूखी माँ को इल्म था कि ये देवताओं ने उसकी मदद के लिए भेजा है। दूसरे शेर ने बिफर कर हाथी की गर्दन पर छलांग लगा दी और अपने नोकीले पंजों से उसकी गर्दन को नोचने लगा। हाथी ने जोर से झटका दिया, शेर दूर जा गिरा। अब के हाथी आगे बढ़ा, वो शेर को अपने पांव तले कुचल देना चाहता था, मगर शेर एक तरफ हट गया। हाथी ने सूंड घुमाकर शेर को उसमें जकड़ना चाहा। शेर लपक कर हाथी के पेट की तरफ बढ़ा। हाथी ने पलक झपकते ही शेर को अपनी सूंड में जकड़ लिया और उसे जमीन पर रखकर एक पैर उसकी टांग पर रखकर चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। हर तरफ मैदान में शोर मच गया। हाथी ने औरत को सूंड पर उठाकर अपनी गर्दन पर बिठा लिया और मैदान में चक्कर लगाने लगा। गवर्नर डेविस को बड़ा गुस्सा आया कि यह हाथी कैसा है जिसने उसके हुक्म के खिलाफ एक ऐसी औरत को बचा लिया जिसको उसने हलाक कर देने की सोची थी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हाथी को मार दिया जाए। गवर्नर डेविस का हुक्म पाते ही सिपाही नेज़े और तीर कमान लेकर मैदान में निकल आए। नाग ने उन्हें भी नेज़े और तीर बरसाते देख लिया था। तीर उसके करीब से होकर गुजरने लगे। उसकी गर्दन पर बैठी औरत उसके साथ लिपट गई। नाग के लिए बड़ा नाजुक वक्त था। उसने सूंड उठाकर औरत को ऊपर उठाया, जोर से पुनकार मारी और वो दोनों अकाब बनकर फजा में प्रवास करने लगे। सारे के सारे लोग दंग रह गए। कई तो सजदों में गिर पड़े। उनके ख्यालों में ये कोई देवता था जो हाथी बनकर बेगुनाह औरत को बचाने आया था। अकाब ग्राउंड के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। नाग सफ़ेद अकाब के रूप में था और उसने गवर्नर के ऊपर आकर जोर से झपटा मारा और उसकी दोनों आंखों पर इस जोर से पंजा मारा कि उसकी दोनों आंखें लहूलुहान हो गईं और चीख मारकर नीचे गिर गया। सफ़ेद अकाब ने दूसरा झपटा गवर्नर की बीवी पर मारा और उसकी गर्दन पर इस कदर ताकत के साथ पंजा मारा कि उसकी गर्दन आधी कट गई और उसने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। अब वहाँ भगदड़ मच गई। जिसने जिधर को मुंह उठा भाग गया। हर तरफ एक शोर मच गया कि गवर्नर ने देवताओं को नाराज़ किया और उसकी सज़ा उसे मिल गई। गवर्नर की आंखें ज़ख्मी हो गईं और उसकी बीवी को देवताओं ने मार डाला। सफ़ेद अकाब अपने साथी अकाब को लेकर शहर से बाहर एक वीरान जगह पर आ गया। यहाँ उसने दोबारा औरत को वही शक्ल दी और ख़ुद भी इंसानी शक्ल में आ गया। औरत ने नाग के पाँव पकड़ लिए और कहा, ऐ मुकद्दस देवता, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझ पर अपना रहम किया। अब मुझको मेरे बच्चों से मिला दे कि मैं इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से निकल जाऊँ। तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे बच्चों को इसी जगह ले आता हूँ। नाग सफ़ेद अकाब के रूप में उस जगह पहुँचा जहाँ औरत के बच्चे रहते थे। उसने उन बच्चों को साथ लिया और उनकी माँ के पास ले आया। माँ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। नाग ने करीब के बाग में से ताज़ा फल तोड़े और माँ बेटों को खिलाए। उसके बाद वो दूसरे शहर की तरफ चल दी और नाग वापस आ गया। जिस वक्त गवर्नर डेविस की बीवी की लाश को सिपाही ले जा रहे थे, उस वक्त अंबर भी लोगों के साथ जनाजे को देख रहा था। ज़रा फासले पर नाग भी खड़ा यह सारा तमाशा देख रहा था। अंबर को जब लोगों की ज़ुबानी सारा किस्सा मालूम हुआ तो वो समझ गया कि ये काम सिवाय उसके दोस्त के किसी और का नहीं हो सकता। उसे खुशी भी हुई कि उसका दोस्त नाग भी इसी शहर में है। दूसरी तरफ हजूम में नाग ने भी अंबर को देख लिया। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल गए और हजूम से बाहर निकल आए। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी रुदात सुनाई। अंबर को जब मालूम हुआ कि गवर्नर सख्त ज़ख्मी है और उसका ज़ख्म कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक कि नाग दोबारा सफ़ेद अकाब बनकर अपना पंजा पानी में भिगोकर उसका छींटा ना दे, तो उसने कहा, मैं गवर्नर का इलाज करूंगा। नाग ने कहा, इतनी जल्दी ना करो दोस्त, अभी रोम के हकीमों को गवर्नर का इलाज कर लेने दो। जब तू चारों तरफ से मायूस हो जाएगा तो फिर तुम उसके पास पहुंच जाना। अंबर को नाग का ये ख्याल पसंद आया। चुनाचे वो दोनों एक सराय में आकर ठहर गए। शहर भर में ये बात आम हो गई कि गवर्नर की आंखों का ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा। रोम के सारे हकीमों ने अपना जोर लगाया, मगर ज़ख्म ख़राब से ख़राब तर होता चला गया, यहाँ तक कि वो फैल कर गले की तरफ आना शुरू हो गया। गवर्नर ने ऐलान करवा दिया कि जो कोई उसके ज़ख्म को अच्छा करेगा वो उसको मुंह मंगा इनाम देगा। अब अंबर के लिए सुनहरी मौका था। उसने नाग से कहा, गवर्नर के इलाज का वक्त आ गया है, तुम फ़ौरन अकाब बनकर पानी में पंजा डालकर मुझे दो। नाग फनी उसी वक्त सफ़ेद अकाब बन गया। अंबर ने कटोरे में पानी लेकर उसके आगे रखा। उसने उसमें अपना पंजा डालकर निकाल लिया। अंबर ने वो पानी एक कुप्पी में डाला और गवर्नर के महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरवाजे पर जब उसने ऐलान किया कि वो गवर्नर का इलाज करने आया है तो उसे फ़ौरन अंदर गवर्नर के पास पहुंचा दिया गया। गवर्नर बहुत तकलीफ़ में था। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था और वो बिस्तर पर हाय हाय करता हुआ तड़प रहा था। अंबर ने मसहरी के पास बैठकर गवर्नर के ज़ख्म को गौर से देखा।
जख्म फैल रहा था। उसने फौरन कुप्पी निकालकर उसमें से दवाई निकालकर उसमें कपड़े का एक टुकड़ा भिगोया और जख्म के ऊपर रख दिया। उस दवाई ने जादू जैसा काम किया। कहाँ तो गवर्नर बुरी तरह तड़प रहा था और कहाँ उसको यकलख चैन सा आ गया। उसने हाय हाय करना बंद कर दिया। उसको ठंडक सी पड़ गई, जख्म की जलन दूर हो गई। गवर्नर ने तअज्जुब से शुक्रिया के साथ अंबर की तरफ देखा। अरे तुम तो बड़े ही महान हकीम हो, तुम्हारी दवाई ने मेरे दर्द को जड़ से उखाड़ दिया और फेंक दिया। मैं तुम्हारे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अंबर 2-3 रोज तक गवर्नर का इलाज करता रहा। 1 हफ्ते के बाद गवर्नर भला चंगा हो गया। उसने अंबर से पूछा कि वो क्या इनाम लेना चाहता है। अंबर ने कहा कि उसे सीजर से मिला दिया जाए। गवर्नर बड़ा हैरान हुआ कि ये भला कौन सा इनाम है जो उसने मांगा है, मगर अंबर को इसी इनाम की ज़रूरत थी। चुनाचे गवर्नर ने कहा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें सीजर से खुद जाकर मिलवाऊंगा। अंबर शाम को सराय में पहुंचकर अपने दोस्त नाग से मिला। उसने उसे बताया कि गवर्नर ने सीजर से मिलवाने का वादा कर लिया है। पूरे चांद की रात को सीजर क्लोपत्रा की ताजपोशी की खुशी में अपने शाही महल में एक शानदार दावत दे रहा था। गवर्नर उसी रोज़ अंबर को सीजर के पास ले जाने वाला था। अंबर और नाग ने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाए और दावत का इंतज़ार करने लगे। सीजर ने जब से क्लोपत्रा के मलका मिस्र होने का ऐलान किया था, उसके दरबारी उससे नाराज़ थे। कुछ कहते कि सीजर ने इस तरह मिस्र को पूरी तरह काबू में कर लिया, और कुछ दरबारियों का ख्याल था कि सीजर ने मिस्र का इलाका सल्तनत रोम से तोड़कर मलका मिस्र के हवाले कर दिया। दूसरे गिरोह का सरदार ब्रूटस और ओक्ते दीन था। ब्रूटस ने बाकायदा सीजर के खिलाफ एक नफरत की ज़बरदस्त मुहिम चला रखी थी। अब जब सीजर ने क्लोपत्रा के मलका बनने की खुशी में शाही महल में शानदार दावत का बंदोबस्त किया तो ब्रूटस जल बुनकर राख हो गया। उसने फौरन अपने साथियों को अपने घर बुलाया और कहा, सीजर इस मिस्र की जादूगरनी के पीछे पागल हो गया है। उसने रोम के वकार और इज्जत को खाक में मिला दिया। ओक्ते दीन बोला, हमने सीजर को रोम का बादशाह बनाया है, हम उसे तख्त से उतार भी सकते हैं। एक रुकन ने कहा, मगर हम चुनाव से पहले ऐसा नहीं कर सकते। सीजर को पार्लियामेंट के बहुत ज़्यादा रुकनों की हिमायत हासिल है, लेकिन रोम के मुल्क की वफादारी और इज़्ज़त का हमें सबसे पहले ख्याल रखना है। हम मुल्क के वकार के लिए सब कुछ करने का हक रखते हैं। क्या हम अपने साथियों की हिमायत हासिल कर सकेंगे? ब्रूटस ने कहा, क्यों नहीं, वो सब के सब मेरे साथ हैं। मैंने उनसे बात कर ली है। वो क्लोपत्रा से नफरत करते हैं और उसे रोम के तख्त पर सीजर के साथ बैठी देखना हरगिज़ नहीं पसंद करते। ओक्ते दीन ने कहा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है ब्रूटस, हमें क्या करना चाहिए? ब्रूटस ने खंजर निकालकर उसकी मेज़ नोक पर गाड़ते हुए कहा, हमें रोम के वकार की खातिर सीजर को कत्ल करना पड़ेगा। कत्ल? सीजर का कत्ल? हाँ जी, कत्ल। और सीजर का नहीं, बल्कि रोम के दुश्मन और वतन के गद्दार का कत्ल, जिसने हमारी ज़मीन का आधा हिस्सा एक दुश्मन औरत क्लोपत्रा को दे दिया है। हमें कुछ देर और गौर कर लेना चाहिए। हम गौर कर चुके हैं, ब्रूटस ने कहा। बोलो, सीजर के कत्ल में, वतन के गद्दार के कत्ल में कौन कौन मेरे साथ है? शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, फिर सब ने ब्रूटस के हाथ पर हाथ रखते हुए ऐलान किया कि वो सीजर को कत्ल करने में ब्रूटस के साथ हैं। इस फैसले के बाद वो वहाँ से इधर उधर बिखर गए। ब्रूटस को बेहद इत्मीनान हो गया कि उसकी साजिश कामयाब हो गई है और सीजर के कत्ल के बाद उसकी जमात मिस्र पर हुकूमत करेगी। अब ये लोग सीजर की दावत के दिन का इंतज़ार करने लगे। उन्हीं दिनों करताजना से पैगाम आया कि सीजर का ख़ास जिगरी दोस्त उनतनी रोम पहुँच रहा है। उनतनी सीजर का दोस्त भी था और रोम की फ़ौज में कप्तान का दर्जा भी रखता था। ये एक बहादुर और दलेर नौजवान था जो दोस्त के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकता था। सीजर से उसकी दोस्ती बड़ी पुरानी थी। करताजना वो एक मुहिम पर गया था। उसने वहीं सुन लिया कि सीजर ने मिस्र का तख्त क्लोपत्रा के हवाले कर दिया और रोम के सारे दरबारी उसके खिलाफ हो गए। ये बात अंतनी को भी पसंद नहीं थी कि मिस्र का तख्त एक मिस्री औरत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन वो सीजर का दोस्त था और सीजर की खुशी उसे अजीज थी। लेकिन ब्रूटस और अंतनी में बड़ा फ़र्क था। ब्रूटस सिर्फ सीजर का दोस्त ही नहीं था, वो एक सियासतदान, दुनियादार और खुद गर्ज भी था। ताकत या तख्त पर कब्जा हासिल करने के लिए वो हर किस्म की चाल चल सकता था। ये एक चाल ही थी जो उसने रोम की वफादारी की आड़ में चली थी, वरना सीजर को भी मालूम था कि सीजर की मकबूलियत पसंद नहीं थी उसे। वो सीजर की शोहरत से जलता था। उसके अलावा रोम की सल्तनत पर अपनी जमात की हुकूमत चाहता था। क्लोपत्रा का तो उसे एक बहाना मिल गया जिसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया और अब सीजर को कत्ल करने का फैसला कर चुका था। ब्रूटस इतना चालाक था कि सीजर के कत्ल का फैसला भी खुद उसने नहीं किया, बल्कि ओक्ते दीन और दूसरे सेनेट के लोगों से कराया। जब तक तारीख जिंदा रहेगी, ब्रूटस का नाम एक चालाक, मकार और खुदगर्ज सियासतदान की हैसियत से लिया जाएगा। उसने सीजर जैसे मुखलिस दोस्त को हलाक करके ऐसी बदनामी मोल ली जिसका धब्बा कभी नहीं मिटाया जाएगा। अगरचे बाद में उसने खुदकुशी भी कर ली, मगर फिर पछताने से क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। जूं दावत का दिन करीब आ रहा था, ब्रूटस की पार्टी होशियार हो गई और अपने खंजर तेज कर रही थी।
दूसरी तरफ शहर में सजावट हो रही थी। शाही महल को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। दरबार हाल में ईरानी कालीनों के ऊपर अतलस और कम ख्वाब के तकिए सजा दिए गए। मुल्क के सफ़ीर सिकंदरिया की दावत में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। दावत से एक रोज़ पहले मिस्र से मलका मिस्र यानी क्लोपत्रा की सवारी भी सिकंदरिया पहुंच गई। उसका शहर में शानदार इस्तकबाल किया गया। क्लोपत्रा एक अजीम शान पालकी में बैठी शाही महल में दाखिल हुई, जहां सीजर ने खुद बाहर आकर उसे पालकी में से उतारा और उसे अपने साथ महल में ले गया। सीजर के साथ उसकी बीवी क्लॉडिया भी मौजूद थी। वो अपने खावंद से प्यार करती थी। उसे क्लोपत्रा पसंद नहीं थी, लेकिन वो सीजर की खुशी में ही खुश थी। वो एक सीधी सादी रोमन घरेलू खातून थी जो अपने खावंद पर जान भी कुर्बान कर सकती थी। उसको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही वजह थी कि उसे मालूम ही नहीं था कि ब्रूटस सीजर को कत्ल करने की साजिश कर रहा है। दावत से एक रोज़ पहले गवर्नर भी शाही महल में आ गया। वो अंबर और नाग को भी अपने साथ लेता आया। अंबर ने अपने सांप दोस्त का ये कहकर गवर्नर डेविस से तारुफ करवाया कि ये उसका छोटा भाई है और उसके साथ जड़ी बूटियों का कारोबार करता है। गवर्नर ने अंबर को साथ लिया और शाम के खाने पर सीजर के पास आ गया। उसने सीजर से अंबर को मिलवाया। अजीम बादशाह, आपका इकबाल बुलंद हो। ये नौजवान जिसका नाम अंबर है, तिब्बत से सिकंदरिया में आया है और बड़ा लायक हकीम है। इसने मेरी बीमारी का इलाज किया और मैं तंदुरुस्त हो गया। सीजर ने अंबर से हाथ मिलाया और कहा, तिब्बत में किस राजा की हुकूमत है? अंबर ने कहा, अजीम बादशाह सीजर, तिब्बत में एक ऐसे राजा की हुकूमत है जो एक मजहबी आदमी है। वहाँ के लोग मजहब पर यकीन रखते हैं और मजहब के नाम पर ही जिंदा रहते और मरते हैं। सीजर ने मुस्कुरा कर कहा, हम एक दिन अजीम रोम की सल्तनत को तिब्बत तक बढ़ा देंगे। अंबर ने कहा, अजीम बादशाह, तिब्बत के लोग अमन पसंद हैं और अपने राजा से बड़े खुश हैं। वो आपको भी पसंद करेंगे, इसलिए कि आप भी इंसाफ पसंद और नेक बादशाह हैं। सीजर अंबर के इस जवाब पर बड़ा खुश हुआ। तुमने जड़ी बूटियों से इलाज करना कहाँ से सीखा? अंबर ने कहा, यह काम मैंने अपने बाप से सीखा था अजीम बादशाह। मेरा बाप एक माहिर हकीम था और वो खोपड़ी खोल कर भी इलाज कर सकता था। सीजर ने हैरानी से पूछा, क्या उसने खोपड़ी खोलने का फ़न पुराने मिस्रियों से सीखा था? अंबर के मुंह से निकल गया, वो खुद कदीम मिस्र से ताल्लुक़ रखता था। क्या मतलब? सीजर ने हैरानी से कहा। अंबर को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसके मुंह से बेख्याली में सच्ची बात निकल गई है। उसने झट से कहा, मेरा मतलब था अजीम बादशाह कि मेरे बाप ने इंसान की खोपड़ी खोलकर बंद कर देने का फ़न एक ऐसे ख़ानदान से सीखा था जिसका ताल्लुक़ पुराने मिस्रियों के हकीम ख़ानदान से था। सीजर मुस्कुराया और कहने लगा, हमें खुशी है कि हमारे दरबार में एक काबिल हकीम का इजाफा हुआ। हम गवर्नर के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें तुमसे मिलाया। हम आज से तुम्हें अपने दरबार में जगह देते हैं। तुम शाही खानदान का इलाज किया करोगे। अजीम बादशाह, सीजर, में उस इज्जत अफजाई के लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। रात का खाना अंबर ने और सीजर और दूसरे दरबारियों ने के साथ मिलकर खाया। जब वो वापस सराय में आया तो उसने सारी कहानी अपने दोस्त नाग को सुनाई। वह बहुत खुश हुआ। नाग अगरचे उसके साथ था, अगर दरबार में खाने के वक्त उसने उसे सराय में भिजवा दिया, क्योंकि सीजर के दरबार में खाने पर गवर्नर ने सिर्फ अंबर ही की इजाज़त हासिल की थी और बगैर इजाज़त के सीजर की दावत में कोई गैर शख्स शामिल नहीं हो सकता था। इस दौरान में नाग ने ब्रूटस वगैरह को वहाँ देख लिया। उसने अंबर से कहा, यह शख्स ब्रूटस मुझे ख़तरनाक लगता है, मगर वो सीजर का दोस्त है। कुछ भी हो, मुझे उस आदमी की वफादारी पर शुबा है। मेरा ख्याल है ये तुम्हारा वहम है। नाग ने कहा, नहीं अंबर, मुझे किसी बात का वहम नहीं हुआ। मैं हमेशा हकीकत को दूर ही से देख लिया करता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सीजर को इन लोगों के बारे में खबरदार कर दो? कोशिश करूँगा। क्या क्लोपत्रा से तुम्हारी मुलाकात हुई? नहीं, वो शाही हरम में मलका रोम के साथ खाना खा रही थी। मुझे शाही महल में नागिन की बू आई थी। मुझे क्लोपत्रा एक नागिन महसूस होती है। अंबर उस पर बहुत हंसा। अगले रोज शाही महल में जबरदस्त दावत दी। सारा महल रोशनी का पहाड़ बना हुआ था। शम्में जगह जगह रोशनी फैला रही थी। महल दुल्हन की तरह सजाया गया था। करताजना से सीजर का दोस्त उनतनी भी नहीं पहुंच सका था। वो रास्ते में ही था। सीजर का ख्याल था कि दावत के वक्त पहुंच जाएगा, मगर वो ना आ सका। सीजर बाज मजबूरियों की वजह से दावत मुलतवी नहीं करना चाहता था। चुनाचे क्लोपत्रा की दावत जोरों पर थी। क्लोपत्रा बेहद कीमती और खूबसूरत लिबास पहनकर तख्त पर बैठी थी। सीजर भी अपने शानदार शाही लिबास में सर पर सोने का ताज रखे दरबार में दाखिल हुआ। उसके साथ उसकी बीवी क्लॉडिया भी थी। उसकी बीवी का दिल आज बुरी तरह धड़क रहा था। उसने सीजर को कहा था, प्यारे सीजर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये दावत मुलतवी कर दो? वो क्यों? किस लिए? जाने क्यों मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। सीजर ने कहका लगाकर कहा, तुम्हें तो ख्वामख्वाह वहम हो गया है। भला मैं सिर्फ इसलिए इतनी बड़ी दावत कैसे मुलतवी कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिल बुरी तरह धड़क रहा है? लोग क्या कहेंगे? बाहर के मुल्कों के सफ़ीर क्या कहेंगे? सीजर हंसी खुशी दरबार में आ गया। सफ़ीरों ने आगे बढ़कर सीजर से हाथ मिलाए। दरबारी उसके साथ साथ चलने लगे। दावत शुरू हो गई। हर तरफ हंसी खुशी और कहकों के फवारे फूटने लगे। अंबर और नाग भी दूसरे एक तरफ फवारे के पास बैठे मोर के कबाब खा रहे थे।
क्लोपत्रा सीजर के साथ साथ चल रही थी और मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेहमानों से बातें कर रही थी। ब्रूटस अपने आदमियों के साथ एक तरफ खड़ा बड़ी मक्कार नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। उसके सारे साथियों ने अपने सफ़ेद लिबादों के अंदर लंबे लंबे खंजर छुपाए थे। ब्रूटस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सीजर के पास आया और उसके कान में कहने लगा, सीजर, सुमेरिया का सफ़ीर आपसे कुछ खास बात अलहदगी में करना चाहता है। सीजर ने पूछा, वो कहाँ है? साथ वाले ईवान में। ब्रूटस सीजर को लेकर साथ वाले ईवान में सतूनों के पीछे ले आया। ये सब कुछ सोची समझी साजिश के मुताबिक हो रहा था। ब्रूटस के पीछे पीछे उसके साथी भी खंजर लिबादों के अंदर छुपाए चले आ रहे थे। जब सीजर साथ वाले ईवान में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। सीजर ने पलटकर ब्रूटस से पूछना चाहा कि सुमेरिया का सफ़ीर कहाँ है कि अचानक ब्रूटस ने लिबास के अंदर से खंजर निकाला और बेधड़क होकर सीजर के सीने में घोंप दिया। सीजर जरा सा लड़खड़ाया, उसके मुंह से इतना निकला, ब्रूटस तुम भी? और इसके साथ ही ब्रूटस के दूसरे साथी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने खंजर निकालकर धड़ाधड़ सीजर पर हमले शुरू कर दिए। सीजर खून में लथपथ होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ब्रूटस के साथी उसे भी फिर भी खंजर मारते रहे, यहाँ तक कि सीजर ने दम तोड़ दिया। फिर ब्रूटस ने दूसरे वान में जाकर सारे दरबारियों के सामने तकरीर की और कहा कि उसने रोम के गद्दार को कत्ल कर दिया है। चूँकि ज़्यादातर लोग उसके खिलाफ थे, इसलिए सीजर के हमदर्द खामोश रहे और महल से बाहर निकल गए। क्लोपत्रा अपने गुलाम के साथ वहाँ से भाग गई। नाग और अंबर सीजर की लाश पर पहुंचे, मगर वो मर चुका था। अंतनी जब रोम पहुंचा तो सीजर की लाश चबूतरे पर पड़ी थी। उसने सीजर की लाश पर एक ज़बरदस्त तकरीर की और रोम के लोगों को अपने साथ मिलाने और सीजर के कातलों को सज़ा दिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। कुछ लोग ब्रूटस के हक में हो गए और कुछ अंतनी के हक में। असल मामला ख़राब क्लोपत्रा ने किया। लोग ये गवारा नहीं करते थे कि मिस्र का इलाका एक मिस्री मलका को दे दिया जाए। अंतनी को कत्ल करने के लिए भी लोग बढ़े। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अंतनी रात के पिछले पैर सिकंदरिया से मिस्र की तरफ निकल गया। क्लोपत्रा उससे पहले वहां से भागकर मिस्र के शहर थेबस पहुंच चुकी थी। अंतनी भी उसके पीछे थीसिस पहुंच गया। उसने सीजर की मौत पर क्लोपत्रा से गम का इजहार किया। क्लोपत्रा बड़ी डरी हुई थी। उसे सबसे ज़्यादा खौफ ब्रूटस के सामी जनरल ओक्ते दीन का था, जिसने सीजर के मरने के बाद इक़्तिदार संभाल लिया। वो शहर थीसिस पर हमला करके क्लोपत्रा को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था और उसे क्लोपत्रा से सख्त नफरत थी। उसने अगरचे सीजर को कत्ल किया, लेकिन वो एक मुहिब्बे वतन रोमन था। वो अपने हाथों क्लोपत्रा को जलील करने के बाद कत्ल करना चाहता था। क्लोपत्रा ने इस खतरे का इजहार अंतनी से किया। अंतनी ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ क्लोपत्रा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरे दोस्त की अमानत हो और मैं तुम्हें हर कीमत पर हिफाजत करूँगा। लेकिन अंतनी ओक्ते दिन की ताकत बहुत है। सारा रोम उसके साथ है। हम अकेले उसकी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, मगर हम लड़ेंगे। मेरी वफादार फ़ौजें भी उसके खिलाफ लड़ेंगी। अंतनी ने उसी रोज़ थीसस के शहर के दरवाजे बंद करा दिए और किले के फसील पर सिपाहियों को हथियार देकर चढ़ा दिया। उसने रोम की फ़ौजों का मुकाबला करने का पूरा इंतज़ाम कर लिया। अंतनी को मालूम था कि वो रोम के लश्कर का ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकेगा, मगर वो एक बहादुर जर्नैल था। वो ज़िल्लत की ज़िंदगी को इज़्ज़त की मौत पर तरजीह देता था। उसने ओक्ते दिन से लड़ने का फ़ैसला कर लिया। क्लोपत्रा परेशान थी, लेकिन अंतनी को अपने साथ देखकर और उसे बहौसला देखकर वो भी अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करने लगी। जासूसों ने आकर उन्हें इतला दी कि रोम की फ़ौजें थीसस शहर के बाहर पहुंचने ही वाली हैं। इस इतला के चौथे रोज़ रोम का लश्कर वहां पहुंच गया। उसके सामने किले का दरवाज़ा बंद था। ओक्ते दीन ने फ़ौज को किले के बाहर डेरे डालने का हुक्म दिया। किले का पूरी तरह मुहासरा कर लिया गया। अगर इस किले के एक तरफ समंदर होता तो शायद अंतनी उधर से खुराक वगैरह मंगवाने का बंदोबस्त कर लेता, मगर उस शहर के चारों तरफ सहरा था और रोम की फ़ौजों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। शहर के अंदर सिर्फ 6-7 माह के खुराक का ज़ख़ीरा था। क्लोपत्रा को मौका नहीं मिला था। ओक्ते दीन की रोमी फ़ौज एकदम वहाँ पहुँच गई। अंतनी का ख्याल था कि रोम की फ़ौज 2-4 माह के मुहासरे के बाद खुद ब खुद ही तंग आकर चली जाएगी, मगर ये उनका ख्याल गलत था। रोमी जर्नैल अहद करके आया था कि वो सीजर के दोस्त अंतनी और गद्दार क्लोपत्रा के सर अपने हाथ से काटेगा और थीबस शहर को आग लगा देगा। रोमी जर्नैल ने 2-3 बार किले पर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। मिस्री फ़ौजों ने ऊपर से तीरों की बारिश शुरू कर दी। रोमी फ़ौजों पर खोलता हुआ तेल फेंका। सिकंदरिया से अभी 2 बड़ी तोपें वहां नहीं पहुंची थी, जिनसे निकले हुए बड़े बड़े पत्थर किले की दीवार को तोड़ सकते थे। मुहासरा तूल पकड़ गया। क्लोपत्रा ने अंतनी से कहा, अंतनी, मालूम होता है कि तबाही हमारी किस्मत में लिखी जा चुकी है। शहर में खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है। लोग जानवरों को खाने लगे हैं। अमीर आदमियों के घर लूटे जा रहे हैं। शहर में गंदम का एक भी गोदाम बाकी नहीं बचा। अंतनी ने कहा, ऐसा होना ही था क्लोपत्रा, या हम अपनी इज्जत बचाते या गंदम के ज़ख़ीरे। क्या तुम्हें यह गवारा है कि हम किले का दरवाज़ा खोल दें ताकि दुश्मन अंदर आकर हमें जंजीरों में जकड़ कर सिकंदरिया के बाज़ारों में कुत्तों की तरह घुमाए? क्लोपत्रा ने कहा, हरगिज़ नहीं। मैं जान दे दूंगी, मगर दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालूंगी।
फिर शहर में जो हो रहा है होने दो। हमारी मौत हर हालत में लिखी जा चुकी है। बेहतर यही है कि हम मर्दों की तरह बहादुरी और इज्जत के साथ जंग करते हुए मरें। इधर ये मशवरे हो रहे थे और उधर सिकंदरिया से रोमी लश्कर को मजीद कुमक पहुंच गई। वो बड़ी बड़ी तोपें भी पहुंच गईं जिनसे पत्थर निकलकर गोलों की तरह किले की दीवार पर पड़ते थे और उसे तोड़कर रख देते। इन तोपों ने शाम और ईरान के बड़े बड़े ताकतवर किलों की दीवारों को रेजा रेजा करके रख दिया। चुनाचे उन तोपों के आते ही रोमी लश्कर ने किले पर पत्थर बरसाए शुरू कर दिए। बड़े बड़े पत्थर एक जोरदार धमाके के साथ किले की दीवार पर पड़ने लगे। ऐसे धमाके शहर वालों ने पहले कभी नहीं सुने थे। थोड़ी देर की संगबारी के बाद किले की दीवार टूटना शुरू हो गई और फिर इसमें शगाफ पड़ने लगे। किले के ऊपर सिपाहियों में भगदड़ मच गई। रोमी लश्कर ने लोहे की बड़ी बड़ी कद आदम ढालों की ओट में किले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। किले के शगाफों पर बड़े घमसान की जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से सिपाही जी खोल कर लड़े। दोनों तरफ के सिपाहियों ने बड़ा डट कर एक दूसरे का मुकाबला किया, मगर पल्ला रोमी लश्कर का भारी रहा। उसकी वजह यह थी कि किले के अंदर भी रोमी फौज दाखिल हो चुकी थी। मिस्री फौज अंतनी की क़ियादत में मर्दानगी के जौहर दिखा रही थी। अंतनी खुद रोमी लश्कर के सिपाहियों से लड़ रहा था, लेकिन इतने बड़े रोमी लश्कर का आखिर कब तक मुकाबला किया जाता। मिस्री फौज के पांव खड़ना शुरू हो गए। पहले एक सिपाही पीछे हटा, फिर दूसरा पीछे हटा और उसके बाद हर जगह से मिस्री सिपाहियों ने भागना शुरू कर दिया। रोमी सिपाही भागते हुए मिस्री सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। रोमी फौज का एक दस्ता अंतनी की तरफ बढ़ने लगा। अंतनी लकड़ी के एक पुल के ऊपर अकेला रोमी फौज का मुकाबला कर रहा था। वो बड़ा बहादुरी के साथ लड़ रहा था। उसका माथा और बाजू जख्मी हो गए। जख्मों से खून बह रहा था, मगर वो बराबर मुकाबला करता रहा। उक्ते दीन ने आगे बढ़कर अंतनी के बाजू पर तलवार मारी। अंतनी ने वार बचाया और उक्ते दीन पर हमला कर दिया। अब दोनों जर्नैल एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ऐसा मालूम होता था जैसे एक शेर और दूसरे शेर से लड़ रहा है। तलवार एक दूसरे से टकराकर शरारे पैदा कर रही थी, मगर अंतनी बहुत जख्मी हो चुका था। उसके जिस्म से काफ़ी खून बह गया। वो रोमी जर्नैल का मुकाबला कर रहा था कि एक सिपाही ने पीछे से आकर उसकी पुश्त में तलवार घोंप दी। अंतनी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रोमी जर्नैल ने तलवार का भरपूर हाथ मारकर अंतनी को शरीर जख्मी करके ज़मीन पर फेंक दिया। अंतनी ने रोमी जर्नैल की तरफ देखा और कहा, काश मुझ पर पीछे से हमला न किया जाता, लेकिन तलवार अपना काम कर चुकी थी। अंतनी दम तोड़ रहा था। रोमी जर्नैल ने खंजर निकालकर हाथ में लेकर ज़मीन पर पड़े हुए अंतनी के दिल में उतार दिया। यह जख्मकारी साबित हुआ और अंतनी मर गया। अंतनी की मौत के साथ ही मिस्री फौज ने भागना शुरू कर दिया। रोमी फौज ने किले पर कब्जा करके रोमी झंडा लहरा दिया। मिस्री फौजों को गिरफ्तार कर लिया गया। भागते हुए सिपाहियों को काट कर रख दिया गया। उक्ते दीन ने हुक्म दिया कि शाही महल में पहुंचकर क्लोपत्रा को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। रोमी जर्नैल मलका मिस्र को जिंदा गिरफ्तार करके उसे सिकंदरिया और मिस्र के बाजारों में घुमाकर जलील करना चाहता था। वो खुद एक फौजी दस्ते के साथ उस महल की तरफ बढ़ा जहां क्लोपत्रा मौजूद थी। क्लोपत्रा को अंतनी की मौत की खबर मिली तो उसकी अपनी मौत उसके सामने आ खड़ी हुई। वो समझ गई कि अब उसकी मौत का वक्त करीब है, मगर वो रोमी जर्नैल के हाथों गिरफ्तार होकर जलील रुसवा नहीं होना चाहती थी। उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वो इज्जत की मौत मर जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब रोमी जर्नैल फतह के नशे में महल के अंदर दाखिल हो तो उसे वहाँ क्लोपत्रा की लाश मिले। उसने अपनी खास कनीज शारमियान से कहा, शारमियान मेरा आखिरी हमदर्द अंतनी भी मर गया। अब इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो मुझे रोमी जर्नैलों से जलील होने से बचा सके। मैं मर जाना चाहती हूँ। शारमियान ने रोते हुए कहा, अजीम मलका, क्या आपका ये आखिरी फैसला है? हाँ शारमियान, ये हमारा आखिरी फैसला है। मैं ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत को ज़्यादा पसंद करती हूँ। इंसान अगर इज़्ज़त व अबरू के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता तो उसे मर जाना चाहिए। शारमियान ने कहा, अजीम मलका, फिर मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं मेरी सच्ची सहेली, ऐसा ना सोचना। तुम अभी नौजवान हो, अभी तुमने ज़िंदगी में देखा ही क्या है। अभी तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी से हाथ क्यों धोती हो? अजीम मलका, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत की है। मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रही हूँ। मेरा जीना मरना आपके साथ है। अगर आप ज़िंदा हैं तो मैं ज़िंदा हूँ, अगर आप ज़िंदा नहीं हैं तो फिर मैं भी ज़िंदा नहीं रह सकती। क्लोपत्रा ने कहा, शारमियान, एक बार फिर अपने फैसले पर गौर कर लो। अजीम मलका, मेरा फैसला आपके फैसले की तरह अटल है। क्लोपत्रा बोली, तुम्हारी मर्जी। ये बताओ कि क्या तुम शाही बाग में रखे हुए सांपों में से सबसे जहरीला सांप मेरे पास ला सकती हो? शारमियान ने कहा, अजीम मलका, क्या आप सांप से डसवा कर मरना पसंद करेंगी? मलका मिस्र ने कहा, हाँ शारमियान, मैं दरियाए नील की मलका हूँ। मैं दरियाए नील के सबसे जहरीले सांप से डसवा कर ही मरना पसंद करूँगी। शारमियान बोली, मैं कोशिश करती हूँ मलका। क्लोपत्रा बोली, कोशिश नहीं मेरी अजीज सहेली, कुछ भी हो, सांप को टोकरी में छुपाकर यहाँ ले आओ। मलिका क्लोपत्रा मसहरी पर नाउमीद होकर पड़ गई और उसकी कनीज शारमियान दरियाए नील का सबसे जहरीला सांप लाने के लिए महल के शाही बाग में चली गई।
महल के बाहर एक अफरा-तफरी मची हुई थी। मिस्री फौज के बच्चे खुचे पहरेदार भाग रहे थे। रोमी जर्नैल शाही महल की तरफ बढ़ रहा था। शारमियान शाही बाग में उस मकाम पर आ गई जहां बड़े बड़े मर्तबानों में जहरीले सांप रखे हुए थे। उसने ज़मीन पर से टोकरी उठाई, उसमें अंजीर के चौड़े चौड़े पत्ते तोड़कर बिछाए और एक मर्तबान में से छड़ी से सांप निकालकर टोकरी में छुपाया और उसे लेकर शाही महल की तरफ आई। ये सांप स्याह रंग का था। ये छोटा था मगर इसका जहर बड़ा खतरनाक था। उसके काटे जाने से आदमी उसी वक्त हलाक हो जाता। शारमियान को सबसे ज़्यादा खतरा रोमी फौज का था, क्योंकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि क्लियोपेत्रा को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। शारमियान टोकरी छुपाए महल के चोर दरवाजे से होती क्लियोपेत्रा की ख्वाबगाह में पहुंच गई। क्लियोपेत्रा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से टोकरी पकड़ ली और उसे लेकर अपने रेशमी बिस्तर पर लेट गई। प्यारी शारमियान, तुमने मेरी सारी जिंदगी खिदमत की है, मैं इसके एवज तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकी। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो या मैंने तुम्हारा कभी दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं देवताओं के पास जा रही हूँ, जहाँ मेरा एक अच्छे बुरे काम का हिसाब होगा। मैं चाहती हूँ कि साफ दिल लेकर जाऊँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना शारमियान? शारमियान की आंखों में आंसू थे। वो हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। उसने कहा, मज़ीम मलका, आपने हमेशा मेरे साथ छोटी बहनों जैसा सलूक किया। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही देवताओं के पास जाऊँगी। क्लियोपेत्रा ने शारमियान के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, शारमियान प्यारी बहन, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करो। देवताओं के लिए ज़िंदा रहो, तुम्हें तो रोमी जर्नैल कुछ नहीं कहेगा। शारमियान ने क्लियोपेत्रा का हाथ चूमकर कहा, अजीम मलका क्लियोपेत्रा, आपके बाद ज़िंदा रहकर मैं क्या करूँगी? मेरी ज़िंदगी तो आपके साथ थी। अगर आप इस दुनिया में नहीं होंगी तो मेरा ज़िंदा रहना किस काम का? क्लियोपेत्रा ने चुपके से टोकरी में पड़े हुए सांप को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। क्लियोपेत्रा को सांप ने डस लिया। क्लियोपेत्रा का हाथ नीचे गिर पड़ा। सांप का जहर इस कदर खतरनाक था कि क्लियोपेत्रा के जिस्म से एकदम ताकत खत्म हो गई और वो बेहिस पत्थर बनकर रह गई। क्लियोपेत्रा की आंखें पथरा गई और मुंह से खून जारी हो गया। शारमियान ने उठकर क्लियोपेत्रा की पेशानी चूमी और कहा, मैं भी आपके पास आ रही हूँ अजीम मलका। और इसके साथ ही शारमियान ने भी क्लियोपेत्रा की मसेरी पर रेंगते हुए स्याह सांप को उठाया और उसे अपनी गर्दन में डाल लिया। सांप ने शारमियान की गर्दन पर भी डस दिया। सांप के डसने के बाद शारमियान के जिस्म में भी जहर तेजी से दाखिल हुआ और वो बेचारी लड़खड़ा कर क्लियोपेत्रा के पलंग की पट्टी पर गिर पड़ी और उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता ढलक गई और वो भी क्लियोपेत्रा के साथ ही मर गई। ठीक उसी वक्त रोमी जर्नैल ओक्तेदीन अपने शाही दस्ते के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि क्लियोपेत्रा को गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही आगे बढ़े मगर वहां सिवाय क्लियोपेत्रा की लाश के और कुछ न था। ओक्तेदीन अपना सर पीट कर रह गया। क्लियोपेत्रा मरते मरते उसे शिकस्त दे गई थी। वो उसके हाथ आकर उसके हाथ से निकल गई थी। क्लियोपेत्रा की मौत के बाद मिस्र पर रोम का कब्जा हो गया। ब्रूटस की जमात ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। उस संगदिल जमात ने तख्तो ताज हासिल करने के लिए सीजर का कत्ल किया, अंतनी को हलाक किया और क्लियोपेत्रा को मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को सांप से डसवाकर खुदकुशी करे। ब्रूटस के दिल में फिर भी एक इंसान का दिल छुपा हुआ था। सीजर को कत्ल करने के बाद वो बेचैन रहने लगा। इंसान का ज़मीर एक ना एक दिन ज़रूर इंसाफ करता है। इंसान अगर कोई बुरा काम कर ले तो उसका ज़मीर उसे चैन नहीं लेने देता। यही ब्रूटस के साथ हुआ। उसकी जमात ने हुकूमत बना ली। ब्रूटस हुकूमत में ऊंचे से ऊंचा ओहदा हासिल कर रहा था, मगर उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा कि तुमने अपने दोस्त के सीने में खंजर घोंप कर गुनाह किया है। तुमने एक बेगुनाह इंसान का अपने हाथों कत्ल किया। ब्रूटस एक रात परेशान होकर अपने घर से बाहर निकला। सारा रोम सो रहा था। आसमान पर चौदहवीं का चांद निकला था। उसी किस्म की वो चांदनी रात थी जब ब्रूटस ने सीजर को धोखे से बुलाकर उसके दिल में अपना खंजर घोंप दिया था। ब्रूटस का दिल उसे लान तान कर रहा था। वो शहर से बाहर एक चबूतरे पर बैठ गया। उसने सोचा कि सीजर उसका दोस्त था। सीजर को कभी ये वहम नहीं आ सकता था कि एक दिन ब्रूटस, उसका जिगरी दोस्त, भी उसे हलाक कर सकता है। चुनाचे जब वो अपने दोस्त के खंजर का जख्म खाकर गिरा तो उसने बेबसी और हैरत से कहा था कि ब्रूटस, तुम भी, यानी ये कि तुम भी मेरे कातलों के साथ मिल गए। कम अज़ कम तुमसे तो मुझे ये उम्मीद ना थी। तुम्हारा हक तो ये था कि मुझे मेरे दुश्मनों से बचाते, लेकिन उसके बजाय तुम भी मेरे दुश्मनों के साथ मिल गए। ब्रूटस की आंखों के सामने सीजर का चेहरा घूमने लगा और उसे उसके आखिरी अल्फाज याद आ गए, ब्रूटस तुम भी, ब्रूटस तुम भी। ब्रूटस बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपना खंजर निकालकर आसमान की तरफ देखा। देवताओं, मेरे गवाह रहना, मैं अपने गुनाह का खुमियाजा भुगत रहा हूँ। और इतना कहकर ब्रूटस ने खंजर अपने सीने में घोंप लिया, जिस तरह उसने सीजर के सीने में घोंपा था। खंजर सीधा दिल पर जाकर लगा। ब्रूटस लड़खड़ाकर गिर गया और ज़मीन पर तड़पने लगा। सुबह रोम के शाही दस्ते ने चबूतरे के पास आकर देखा तो ब्रूटस की लाश पड़ी थी। ओक्तेदीन ब्रूटस का दोस्त था, मगर जो आदमी खुद किसी का दोस्त ना हो उसका कोई दोस्त नहीं होता। जो दूसरों के साथ ज्यादती करे, लोग उसके साथ भी ज्यादती करते हैं।
औक़्ते दीन ने ब्रूटस की मौत की ज़रा भी परवाह न की। सिर्फ उसने इतना हुक्म दिया कि ब्रूटस की लाश को दफन कर दिया जाए। 1 माह के अंदर अंदर रोम के मशहूर मारूफ लोग मर गए। वो लोग मर गए जिनका नाम आज भी तारीख में जिंदा है। लोग रोम के बादशाहों के नाम भूल गए, लेकिन अंतनी, क्लोपत्रा, सीजर और ब्रूटस आज भी सबको याद है। उनके लोगों की मौत के बाद रोम का जवाल शुरू हो गया। अंतनी और सीजर के कत्ल के बाद मुखालिफ जमात की हुकूमत ने चुन चुन कर उन लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया जो सीजर के हमायती थे। उनमें अंबर और उसके सांप दोस्त का नाम भी आता था, क्योंकि उन दोनों को सीजर ने ही अपने दरबार में जगह दी थी। चुनाचे सीजर के कत्ल और क्लोपत्रा की मौत के बाद रोमी सिपाहियों ने नाग और अंबर को भी गिरफ्तार कर लिया। सिकंदरिया का गवर्नर डेविस कई रोज पहले हलाक कर दिया गया और उसकी बीवी और बच्चों को जनूबी अफ्रीका में जिला वतन कर दिया गया। औक़्ते दीन ने अंबर और नाग को भी दूसरे आम लोगों की तरह मौत की सज़ा सुना दी। उनके नज़दीक अंबर और नाग की इससे ज़्यादा कोई अहमियत न थी कि वो सीजर की हिमायत करने वालों में से थे। उन्हें जेल में डाल दिया गया। औक़्ते दीन इन दोनों की खुफिया ताकतों से बेखबर था। जेल में रोमी सिपाही इन पर बड़ी सख्ती करते। उन्हें दिन में सिर्फ 1 बार खाना दिया जाता। खाने की तो खैर उन दोनों को परवाह न थी। वो खाए बगैर भी कई दिन जिंदा रह सकते थे, लेकिन रोमी सिपाही उन्हें कोड़े मारते। नाग जख्मी हो गया। उसने गज़ब में आकर अंबर से कहा, अगर आप मुझे कोड़े लगाए तो मैं इन्हें बारी बारी सबको हिलाक कर दूंगा। और यही हुआ। रोमी सिपाहियों को क्या मालूम था कि ये लोग कौन हैं जिन्हें वो कोड़े लगा रहे हैं। सिपाही ने रोज़ की तरह जेल खाने में आकर उन दोनों को गालियाँ दी और नाग पर कोड़े बरसाने लगा। नाग जलाल में आ गया। उसने ज़ोर से फनकार मारी और एकदम काया पलट कर स्याह नाग बन गया। रोमी सिपाही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से कोड़ा छूट कर दूर जा गिरा। उसने आज तक किसी इंसान को सांप बनते नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार आंखें मलने लगा, मगर इस दौरान में सांप ने आगे झुककर सिपाही की गर्दन पर काट लिया। इस गर्दन पर अगर सांप काट ले तो उसका जहर खून के जरिए बड़ी जल्दी से दिमाग में पहुंचकर इंसान को हलाक कर देता है। रोमी सिपाही के साथ यही हुआ। उधर सांप ने उसे काटा, उधर एक चीख मारकर वो गिर पड़ा और गिरते ही अकड़कर पत्थर बन गया और मर गया। उसकी चीख सुनकर कुछ सिपाही उधर दौड़े। नाग ने फुनकार मारी और काया पलटकर स्याह नाग से स्याह हाथी बन गया। स्याह हाथी बनकर वो जोर से चिंगाड़ा और टक्कर मारकर उसने जेल की सुलाखें तोड़ डाली। रोमी सिपाही डर कर इधर उधर दौड़े। हाथी ने आगे बढ़कर 2-3 सिपाहियों को पांव तले रोन डाला। एक सिपाही की टांग पकड़कर उसे हवा में इस जोर से उछालकर जमीन पर फेंका कि उसके टुकड़े उड़ गए। हाथी ने अंबर को अपने ऊपर बिठा लिया। अब वो उसे साथ लेकर जेल से फरार हो रहा था। जेल की ड्योढ़ी से बाहर निकलते ही सिपाहियों ने उन पर नेज़ों और तीरों की बारिश कर दी, मगर वो उन्हें जख्मी न कर सके। हाथी अंबर को लेकर शहर से बाहर एक बाग में ले आया। यहाँ उसने दोबारा इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली और एक तरफ भागना शुरू कर दिया। जब वो थक गया तो एक खंडर के साए में आकर बैठ गए। यहाँ बैठे अभी इन्हें थोड़ी देर हुई थी कि औक़्ते दीन खुद एक खूनखार दस्ते की क़यादत करता वहाँ पहुँच गया और उसने उन दोनों को जंजीरों में जकड़कर गिरफ्तार कर लिया। नाग फनकार मारकर हाथी बनने ही वाला था कि अंबर ने इशारे से मना कर दिया, इसलिए कि अंबर को यकीन था कि ख्वाह वो किसी भी जानवर का रूप धार ले, फौज के सिपाही उसे शदीद जख्मी ज़रूर कर देंगे। इससे बेहतर यही है कि खामोशी से गिरफ्तार होकर कैद खाने में पहुंच जाया जाए। अंबर का ख्याल था कि उन्हें दोबारा कैद खाने में पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। शाही दस्ता उन्हें लेकर महल के बाहर मैदान में ले आया और उन्हें सतून के साथ जंजीरों से बांध दिया गया। थोड़ी देर के बाद तीर बरसाने वालों का दस्ता उनके सामने कितार बनाकर खड़ा हो गया। गोया रोमी जर्नैल के हुक्म से उन्हें तीरों से छलनी किया जा रहा था। अब तो नागफनी घबराया। उसने अंबर से कहा, अंबर अजीज दोस्त, अब तो पानी सर से गुजरने लगा। तुम तो इन तीरों की बारिश में भी जिंदा रहोगे, लेकिन तुम मर नहीं सकते। लेकिन ये बुछाड़ तीरों की मेरे सीने पर लगी तो मैं हलाक हो जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अंबर ने सरगोशी में कहा, तुम कहाँ जाओगे? नाग ने सोचकर कहा, मैं सिकंदरिया के बाहर पुराने एहराम की खो में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर नाग ने आंखें बंद कर लीं और जोर से फनकार मारी। दूसरे ही लम्हे वो सफ़ेद उकाब बनकर उड़ गया। सिपाही उसे देखते रह गए। औक़्ते दीन तो हैरान होकर रह गया। उसने कहा, ये जादूगर हैं, इन्हें फ़ौरन हिलाक कर दो। इस हुक्म के साथ ही 50 तीर अंबर के सीने में एक साथ आकर खूब गए। अंबर पर उन तीरों का कोई असर न हुआ। रोमी जर्नैल औक़्ते दीन को यकीन था कि अंबर मर चुका होगा। वो बड़े आराम से आगे बढ़ा और उसने कहा, इस गद्दार की लाश को गिद्धों के आगे डाल दिया जाए। किसी सिपाही ने चीख कर कहा, यह अभी जिंदा है। जिंदा है? रोमी जर्नैल ने हैरत से मुड़कर देखा। अंबर जिंदा था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, यानी वो मामूली सा भी जख्मी नहीं हुआ था। उसके जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं टपका। औक़्ते दीन रोमी जर्नैल ने चीख कर हुक्म दिया, इसे हलाक कर दिया जाए फ़ौरन। अब अंबर पर तीर बरसने लगे। जब कोई 500 तीर उसके बदन में पिरो दिया गया तो औक़्ते दीन रोमी जर्नैल ने करीब आकर देखा, अंबर उसी तरह मुस्कुरा रहा था और उसके जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हालांकि तीरों ने उसके जिस्म में 500 सुराख कर दिए थे, वो भी आर पार। रोमी जर्नैल सर पकड़कर बैठ गया।
उसने करीब जाकर गौर से देखा, बिल्कुल वही पहले वाला नज़ारा था। गोया अंबर पर एक भी तीर नहीं चलाया गया। अंबर ने बड़े सुकून से हाथ ऊपर उठाकर अपने जिस्म में से एक एक करके तीर निकालने शुरू कर दिए। रोमी जर्नैल ने अंबर से पूछा, तुम जादूगर हो? मैं तुम्हें आग में जिंदा जलाऊंगा। जैसा कि उस जमाने में रोमी जर्नैल और गवर्नर रियाया पर बेहद अजियतनाक सलूक किया करते। रोमी जर्नैल ओक्तेदीन ने हुक्म दिया कि आग का जहन्नम दहकाया जाए। ऐसा ही हुआ। ज़बरदस्त आग रोशन कर दी गई, उसमें अंबर को फेंक दिया गया। मगर जाहिर है अंबर का कुछ ना बिगड़ा, वो महफूज रहा। रोमी जर्नैल तो घबरा गया। उसे कुछ यकीन होने लगा कि ये शख्स जादूगर नहीं बल्कि कोई आसमानी देवता है। उसने अंबर को आग में से बाहर निकाल कर कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो? अंबर ने कहा, इसका जवाब मैं शहर से बाहर एहराम के पास चल कर दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हें तन्हा मेरे साथ जाना होगा। हाँ, एक दो सिपाही साथ ले जा सकते हो। रोमी जर्नैल ओक्तेदीन अंबर के साथ शहर से बाहर उस एहराम के बाहर आ गया जहाँ नाग उसका इंतजार कर रहा था। अंबर ने नाग को इशारा किया कि वो गार के अंदर ही सांप का रूप धार कर बैठा रहे। अंबर रोमी जर्नैल ओक्तेदीन को गार के करीब ले आया। चारों रोमी सिपाही इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। अंबर ने कहा, ओक्तेदीन, मैं तुम्हें यहाँ कत्ल करने के लिए लाया हूँ, क्योंकि तुमने हजारों बेगुनाह मिस्रियों को कत्ल किया है। अगर तुम जिंदा रहे तो अभी हजारों बेगुनाह कत्ल करोगे। रोमी जर्नैल मुस्कुराया, बोला, तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या? तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते। अंबर ने कहा, अच्छा, मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर ने कनीज कारमिला की दी हुई अंगूठी चूम कर उसका रुख रोमी जर्नैल की तरफ कर दिया। रोमी जर्नैल के इर्द गिर्द खड़े चारों सिपाही उसके आगे आगे और उन्होंने तलवारें निकालकर अंबर पर हमला कर दिया। मगर ठीक उसी वक्त अंगूठी के अंदर से सफ़ेद शुआएं निकलकर चारों सिपाहियों पर पड़ी और वो मोम की तरह पिघलकर ज़मीन पर बह गए। रोमी जर्नैल की आंखें दहशत से फट गईं। उसने ऐसा भयानक मंजर, ऐसी भयानक मौत पहले कभी नहीं देखी थी। अब नाग भी सांप की शक्ल में गार से बाहर आ गया। अंबर ने रोमी जर्नैल से कहा, बोलो अब तुम्हारा क्या इरादा है? रोमी जर्नैल एक बहादुर जर्नैल था। उसने तलवार खींचकर कहा, ख्वाह तुम मुझे हलाक कर दो मगर मैं अपनी शिकस्त नहीं तस्लीम करूंगा। नाग लपक कर उसे डसने वाला था कि अंबर ने रोक दिया और रोमी जर्नैल से कहा, ओक्तेदीन, तुम्हारा ये दलेराना जवाब सुनकर मुझे खुशी हुई, मगर बहादुर इंसान बड़े फ़याज़ और इंसाफ पसंद होते हैं। अगर तुम वादा करो कि एक बहादुर आदमी की तरह तुम भी अपनी रियाया के साथ मोहब्बत के साथ सलूक करोगे और आइंदा बेगुनाह लोगों का खून नहीं बहाओगे, तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। क्या तुम वादा करते हो? रोमी जर्नैल ने कहा, मौत के खौफ से नहीं बल्कि अपने दिल की रजामंदी के साथ वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं रियाया के साथ इंसाफ करूँगा और बेगुनाह लोगों के साथ उनके खून से हाथ नहीं रंगूंगा। अंबर ने कहा, शुक्रिया ओक्तेदीन, मुझे तुम जैसे बहादुर आदमी से यही तवक्को थी। उसके बाद अंबर और नाग ने ओक्तेदीन से इजाज़त ली और सिकंदरिया शहर की तरफ आ गए। रोमी जर्नैल ने उन्हें अपने दरबार में कुर्सी पेश की, मगर अंबर ने कबूल करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि अब दरबार में उसका कोई भी हमदर्द और दोस्त नहीं था। उन्होंने उसकी सिर्फ पेशकश कबूल की कि वो उन्हें 2 घोड़े और कुछ अशरफियाँ सफ़र के लिए मुहैया कर दे। रोमी जर्नैल ने घोड़े और अशरफियाँ मुहैया कर दी। वो दोनों दोस्त सिकंदरिया के शहर से रुखसत होकर सरहद की तरफ रवाना हो गए। अब उनकी मंजिल दरियाए दजला और फरात की वादी थी, इसलिए कि ये नेक पैगंबरों की सरजमीन बनती जा रही थी। उन्होंने सुन रखा था कि दरियाए अम्मान के किनारे यूहन्ना नाम का एक बुजुर्ग, जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, लोगों को पाकीज़ा और अच्छे कामों की हिदायत करता है। अंबर उस अजीम बुजुर्ग को देखने की तमन्ना लेकर अम्मान की तरफ चल पड़ा। दरियाए उर्दन के किनारे यूहन्ना नबी से अंबर की मुलाकात, सलोमी का 7 पर्दों में छुपा हुआ पुरस्रार रक्स और बादशाह से यूहन्ना नबी का सर काट लाने की फरमाइश। जब यूहन्ना का सर काट कर तश्त में पेश किया गया तो सलोमी पर क्या गुजरी, ये सब कुछ जानने के लिए आप इसी सिलसिले की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका नाम है नीली आँखें, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। नीचे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।